दोस्तों इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम सभी एक एक करके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है एसी को डीसी में बदलना, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऑप्शन डी है वोल्टेज कम करना। दोस्तों डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य होता है, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ओम का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ऑप्शन सी है न्यूटन का नियम, ऑप्शन डी है कूलॉम का नियम। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर है ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है कि जब हम किसी कुंडली के संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो वहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि जो एन और एस पोल हैं, इनके बीच में हमने एक कॉइल को रख रखा है। जैसे ही हम इस कॉइल को मूव करेंगे तो यहाँ पर इस कॉइल में क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है वोल्टेज बढ़ाना, ऑप्शन बी है एसी को डीसी में बदलना, ऑप्शन सी है गति कम करना, ऑप्शन डी है करंट को रोकना। तो कम्यूटेटर क्या काम करता है, ये करता है एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दिखा रखा है, ये है कम्यूटेटर, इस पर लगी है कार्बन ब्रश। तो क्या काम करता है, एसी को जो इसके आर्मेचर में उत्पन्न हो रही एसी को डीसी करंट में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्मेचर किस में स्थित होता है? ऑप्शन ए है स्टेटर, ऑप्शन बी है रोटर, ऑप्शन सी है ब्रश, ऑप्शन डी है योक। तो दोस्तों जो आर्मेचर होता है वो हमेशा रोटर में स्थित होता है। तो यहाँ पर जो रोटर, इस पर ये जो वाइंडिंग की गई है, यहाँ पर ये आर्मेचर वाइंडिंग की गई है। तो जब आर्मेचर वाइंडिंग करने के बाद इस भाग को बोला जाता है आर्मेचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी जनरेटर में ब्रश सामान्यतः किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो दोस्तों जो कार्बन ब्रश हैं वो कार्बन के बने होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कार्बन के क्यों बनाए जाते हैं, ताकि यह कम्यूटेटर को बिना घिसे खुद घिस कर कम्यूटेटर को खराब होने से बचाता है और इसकी धारा वहन क्षमता उच्च होती है। तो यहाँ पर इसको कार्बन को वरीयता दी जाती है। यहाँ पर यह कम्यूटेटर दिखाया गया है और ये है कार्बन ब्रश जो हमेशा कम्यूटेटर से चिपकी रहती है और जो करंट है उसको कलेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएफ का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों जो ईएमएफ होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ किस प्रकार की होती है? दोस्तों जो डीसी जनरेटर में यहाँ पर बोला है उत्पन्न ईएमएफ, तो जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वाइंडिंग में वो हमेशा होता है अल्टरनेटिंग प्रकार का, यानी एसी वोल्टेज हमेशा वाइंडिंग में उत्पन्न होता है और हमको कम्यूटेटर के माध्यम से बाहर मिलता है डीसी करंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसी हमेशा डीसी जनरेटर में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी है कम्यूटेटर, ऑप्शन सी है कैपेसिटर, ऑप्शन डी है रेजिस्टर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है डीसी आउटपुट, तो डीसी आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम कम्यूटेटर का प्रयोग करते हैं और जो हमेशा मशीन की वाइंडिंग में उत्पन्न होता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट। कम्यूटेटर के द्वारा उसको डीसी करंट में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, ये होगा ऑप्शन बी, कम्यूटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किससे संबंधित है? जो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मोटर, ऑप्शन बी है जनरेटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है बैटरी।
तो दोस्तों जो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम है वो जनरेटर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और जो मोटर है वो है फ्लेमिंग के बायां हाथ से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का स्थिर भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है रोटर, ऑप्शन बी है आर्मेचर, ऑप्शन सी है स्टेटर, ऑप्शन डी है कम्यूटेटर। तो दोस्तों यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थिर भाग मतलब स्टैटिक भाग, उसको बोलते हैं स्टेटर, जो हमेशा मशीन में स्थिर होता है। जो यहाँ पर ये बॉडी दिखाई गई है, ये इसका बाहरी भाग है, ये स्थिर भाग होता है जिसको हम स्टेटर बोलते हैं। और जो ये अंदर रखा है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम रोटर, जो गतिमान भाग होता है। और जो हमेशा इस रोटर को, इस पर क्या होती है, वाइंडिंग हमेशा रोटर पर होती है। स्टेटर पर जो यहाँ पर वाइंडिंग होगी उसको बोला जाता है मेन वाइंडिंग, जो इस भाग पर वो जो वाइंडिंग है उसको मेन वाइंडिंग बोला जाता है। और जो आर्मेचर पर वाइंडिंग है उसको आर्मेचर वाइंडिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा स्थिर भाग, वो होगा स्टेटर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल कोर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है फ्लक्स उत्पन्न करना, ऑप्शन बी है फ्लक्स को सहारा देना, ऑप्शन सी है करंट बढ़ाना, ऑप्शन डी है स्पीड कम करना। तो दोस्तों जो पोल कोर होती है ये हमेशा क्या करती है, फ्लक्स को सहारा देती है। मशीन में क्या होती है, वो जो वाइंडिंग होती है वो फ्लक्स को उत्पन्न करती है, और जो पोल कोर होती है वो फ्लक्स को पूरे कम्यूटेटर पर फैलाने का कार्य करती है। मतलब फ्लक्स को सहारा देने का कार्य कौन करता है, पोल कोर करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लक्स को सहारा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फ्लक्स किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए है आर्मेचर, ऑप्शन बी है फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन सी है ब्रश, ऑप्शन डी है कम्यूटेटर। तो दोस्तों जो यहाँ पर बताया गया फ्लक्स किससे उत्पन्न होता है, तो दोस्तों ये फ्लक्स उत्पन्न होता है ये फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो चित्र में दिखा रखा है फील्ड की वाइंडिंग, यहाँ पर जो रेखाएं बन रही हैं ये फ्लक्स की हैं, जो है चुंबकीय फ्लक्स को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो ये फील्ड वाइंडिंग से उत्पन्न होता है। आर्मेचर में क्या होता है हमारा, आर्मेचर में हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लैप वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारे पास डीसी मशीन में वाइंडिंग करते हैं, एक होती है लैप वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। तो यहाँ पर पूछा है लैप वाइंडिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है उच्च वोल्टेज के लिए, ऑप्शन बी है कम करंट के लिए, ऑप्शन सी है अधिक करंट के लिए, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों हमेशा लैप वाइंडिंग होती है वो उच्च करंट के लिए बनाई जाती है, जिसमें उच्च करंट और निम्न वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर दिखा रखा है चित्र में कि जो आई है यहाँ पर उच्च है, यानी ऊपर की ओर तीर का निशान कर रखा है। और जो लैप वाइंडिंग होती है वो मोटे तार से बनाई जाती है, जिसमें टर्न की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर कम करंट अधिक करंट के लिए यहाँ पर लैप वाइंडिंग बनाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वेव वाइंडिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों वेव वाइंडिंग होती है वो हाई वोल्टेज के लिए की जाती है, जिसको पतले तारों से बनाया जाता है तथा टर्न की संख्या अधिक होती है, जिसमें वोल्टेज हाई होता है और करंट कम होता है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर अधिक करंट के लिए, ऑप्शन बी है उच्च वोल्टेज, ऑप्शन सी है कम स्पीड, ऑप्शन डी है कम फ्लक्स। तो दोस्तों वेव वाइंडिंग होती है ये उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, डीसी जनरेटर में योक का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है सुरक्षा देना, ऑप्शन बी है चुंबकीय पथ प्रदान करना, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों जो योक होती है जिसको हम बॉडी बोलते हैं मशीन की, जो मशीन का एक भारी भाग होता है, तो इसका काम क्या होता है? तो दोस्तों ये सुरक्षा देने का काम भी करता है और चुंबकीय पथ को प्रदान, चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको पथ प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो यह दोनों काम करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है? ऑप्शन ए है शून्य चुंबकत्व है, ऑप्शन बी है बचा हुआ चुंबकत्व है,
ऑप्शन सी है अधिक वोल्टेज, ऑप्शन डी है कम करंट। तो दोस्तों जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो बचा हुआ चुंबकत्व होता है, जो मशीन में विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए ज़रूरी होता है। जब हम कोई भी मोटर या जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ही वो है वोल्टेज बनाना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बचा हुआ चुंबकत्व यहाँ पर अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। दोस्तों हमको पता है हमारे पास जो जनरेटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में स्व उत्तेजित जनरेटर। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीरीज जनरेटर, और दूसरा होता है शंट जनरेटर, तीसरा होता है कंपाउंड जनरेटर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ी होती है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर में, ऑप्शन सी अलग से, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों जो शंट जनरेटर होता है इसको हम फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आर्मेचर की पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग को यहाँ पर जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कैसी होती है? ऑप्शन ए है मोटी तार और कम टर्न, ऑप्शन बी है पतली तार और अधिक टर्न, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों सीरीज जनरेटर होता है उसमें जो फील्ड वाइंडिंग है वो मोटे तार की होती है तथा उसमें कम टर्न होते हैं, जो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। मोटा तार है लेकिन टर्न कम है। लेकिन जो शंट जनरेटर होता है उसमें पतले तार होते हैं तथा टर्न अधिक होते हैं और उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। सीरीज जनरेटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, तो यह मोटी तार और कम टर्न की बनाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन। डीसी जनरेटर की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है उसकी क्षमता किस चीज़ पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है हानियाँ, ऑप्शन बी है गति, ऑप्शन सी है लोड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, ये होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दक्षता हानियों के कारण कम होगी। गति पर भी यहाँ पर दक्षता निर्भर करती है, यानी कोई मशीन ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो वह गर्म होगी तो उसकी दक्षता कम हो जाएगी, या हम कोई मशीन पर लोड डाल रहे हैं तो भी उसकी दक्षता कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर चित्र से समझाया गया है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।